जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग साइंस का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा क्या हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इस साइंस का डेली बेस पर हम लोग प्रैक्टिस सेट लाएंगे और डेली 25 क्वेश्चन के लिए आएंगे और 25 के साथ फुल्ली डिस्कशन मिलेगा, है ना। फुल डिस्कशन मिलेगा मतलब कि 25 सवाल रहेगा, साथ में बहुत सारे डिस्कशन मिलेंगे। तो आज से हम लोग तैयार हो जाते हैं और फुल डिस्कशन की ओर चलते हैं। चलिए, पहली सवाल आपको यही दिया गया है जो आपके सामने डिस्प्ले पर है। क्या बोल रहा है कि दो पदार्थ ए और बी के द्रव्यमान समान है। द्रव्यमान क्या है, यानी कि दोनों का मास क्या है, दोनों का मास बराबर है ना। और उनका वेग जो है अलग अलग है। एक वो वेग है मतलब कि भी है, एगो V1 दिया हुआ है दो भी, और एगो बाद V2 दिया गया है, 2 लिखा गया है। ये दिया गया है 5 भी दिया गया है। यहाँ तक हो गया, यहाँ समझ में आ गया। फिर नीचे क्या बोल रहा है कि पदार्थ ए और बी के गतिज ऊर्जा का अनुपात निकाले। अब जानते हैं गतिज ऊर्जा का अनुपात या गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो 1/2 mv²। लेकिन अनुपात बोल दिया तो अनुपात मतलब बट्टा में लेके चलना होगा, 2 लेके चलना होगा। अनुपात बोला तो क्या लेके चलना होगा, तो 2 के लेके चलना होगा। तो बहादुर यहाँ पे ऐसे है, तो हम लिख सकते हैं कि के ई मतलब कनेक्टिव एनर्जी बराबर लिख सकते हैं 1/2 m1 v1 का स्क्वायर बटा 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बहादुर लोग। तो ये हम लोग इसको हम लोग काट सकते हैं, इसको हम क्या कर दिए, काट देंगे। 1 मिनट रुकेंगे। ये कट गया। तो m1 का मान कितना है, m2 का मान कितना है, इसके बारे में हमको पता नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पता नहीं है, तो ये हमको पता दिया गया है कि भी दिया गया है, क्या दिया गया है, दोनों जगह भी दिया गया है। तो m1 देखिए, m2 जो है, ध्यान से देखिए सवाल में आपको एक चीज़ बता दिया है कि द्रव्यमान दोनों के क्या है, समान है, मतलब दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो मान लीजिए दोनों बराबर है, तो मान लीजिए कि 1 kg होगा तो ये भी 1 kg होगा, तो ये 1 kg का हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो अब देखिए, अब V1 कितना दिया गया है, 2 लिखा गया है, 2 भी और बटा में क्या लिखा हुआ है, तो 5 भी। और दोनों का क्या चाहिए, स्क्वायर है, दोनों का क्या है, स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा बहादुर लोग, तो 4/, भी से भी क्या कर देंगे हम लोग, भी से भी खत्म हो जाएगा। तो 4/25 यानी कि 4 अनुपात क्या चाहिए बहादुर लोग, 25। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 4/25। तो आइए ऊपर टिक लगा देते हैं, आंसर में कौन हो जाएगा, 4/25। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत यहाँ तक ला नहीं। तो कैसा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, इसको आप इस थ्योरी पर आपको और सवाल मिलेंगे, आप देखेंगे। आइए अगली सवाल है। अगली सवाल बोल रहा है कि 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है। 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर है। तो आइए इसको पहले हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्या सोल्यूशन करते हैं कि आप जानते हैं बहादुर लोग कि 4.186 जूल बराबर, सॉरी, 4.8 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी, लोरी लिखते हैं, 1 कैलोरी होता है, ठीक है, 1 कैलोरी। तो अब यहाँ से 1 जूल अगर निकालना होगा, क्या निकालना होगा, 1 अगर जूल निकालना होगा बहादुर लोग, 1 जूल, तो 1 बटा कितना लिख सकते हैं, तो 1 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग,
इसलिए चलता है। इसको हम लोग भाग देंगे तो लगभग आता है 0.238 है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं बस 0.24 0.24 करना है 0.24 एक यहाँ पर दिया गया है। कोई दिक्कत तो बोलिए यहाँ तकला, कुछ समझने में दिक्कत है तो यहाँ तकला बता सकते हैं। अगले सवाल क्या है कि -40 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो देखिए सेल्सियस फ़ारेनहाइट निकालना होता है तो आप जानते हैं कि आप फार्मूला हमको यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए। पहले फार्मूला क्या होता है कि इसका होता है, इसका सूत्र हम लिख सकते हैं या तो आप अपने भाषा में लिख लीजिए C/0/100 ठीक है बराबर बराबर आगे फ़ारेनहाइट के लिखेंगे कि F-32 लिखा हुआ है 32 से 32/180 बराबर लिखते हैं कि K-100 बटा में K-100 बटा में 273 ऐसे हम लोग लेकर चलते हैं, है ना। 273 सॉरी 273 बोल रहे हैं। यहाँ पर 100 लिखेंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 लिखेंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे। तो हम ऐसे इस रूप में हम लोग लेके चलते हैं। ऊपर लिखेंगे यहाँ पर 273, क्या लिखेंगे 273। चलिए 273 यहाँ पर लिख लीजिएगा 273। तो हम लोग ऐसे बात करना होता है, लेकिन हमको सवाल पूछ दिया केल्विन कहाँ बदल रहा है फ़ारेनहाइट में, तो हमको इसको ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। तो आइए हम लोग सिर्फ इसके बारे में विचार करेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे। थोड़ा सा उसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, चलिए अब ठीक है और थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए क्या है अब यहाँ पर C का मान कितना दिया गया, तो C का मान दिया गया है -40। क्या है तो -40, -40 में 0 घटाएंगे 0 ये रहेगा 40 से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में क्या चीज 100 बराबर F माइनस फार्मूला में होता है 32 बटा में क्या चीज तो बटा में 80। बहादुर लोग यहाँ F का मान निकालना तो F का मान छोड़ दिए, C का मान दिया हुआ तो बैठा दिए। अब वो काटना है तो काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, नीचे वाले से खत्म। अब तीसरे से गुना कर दिया तो 18 कितना हो जाएगा तो 1872, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा तो -72 F -32 32 से माइनस देने आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 32 होने माइनस में है तो यानी क्या हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में होगा तो कितना हो जाएगा तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा तो -40 बराबर F, यानी कि F का मान क्या हो गया तो -40। F का मान पूछिए रहा था बहादुर लोग, F का मान क्या होगा तो -40। F का मान क्या हो गया तो -40, कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। आइए अगले सवाल देखते हैं कि खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो खगोलीय पदार्थ देखने के लिए बहादुर जानते हैं तो दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दूरबीन के। चलिए आंसर को हो जाएगा तो आंसर इसका हो जाएगा डी। किसका प्रयोग करते हैं तो दूरबीन का प्रयोग करते हैं, दूरबीन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बारे में अगर बात करते हैं इसके बारे में बहादुर लोग कि यह उत्तल लेंसों के संयोग से निर्मित एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र होता है जिसमें खगोलीय पिंड या आकाश में जो भी स्थित वस्तुओं हैं उसको पूर्ण रूप से देखा जाता है ना। इसका निर्माण सर्वप्रथम केपलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा बहादुर लोग तो केपलर के द्वारा किया गया था। आइए अगले सवाल आते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इकाई होता है टेस्ला होता है। क्या होता है तो टेस्ला होता है, आप जानते हैं टेस्ला होता है। या उससे सवाल पूछ देगा कि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है ये कैसा राशि है, सदिश है कि अदिश है। इसमें सब कुछ होता है, सब कुछ जिसमें होता क्या होता है सदिश राशि होते हैं। कैसी इसका अगर पूछ देगा कि इकाई मात्रक पूछेगा, मात्रक इकाई पूछ दिया, इसका मात्रक पूछेगा
तो क्या लिखेंगे बहादुर लोग, तो न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, है ना। या अगर आप बोल देगा बहादुर, या आप लिख सकते हैं वेबर, 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 या वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। या ये नहीं पूछ के गाँव कुछ दे देगा तो टेस्ला बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो टेस्ला। तो यही तो पूछा था बहादुर लोग, चारों में से कोई नहीं दिया था, सिर्फ क्या दे दिया गया था, सिर्फ टेस्ला दिया था, टेस्ला के बारे में पूछ दिया। या टेस्ला नहीं दे के आपको ई दे देगा, या ये नहीं दे के आपको कौन दे देगा बहादुर लोग, ई दे देगा, है ना। तो अलग अलग है, जिसमें टेस्ला दिया गया था तो कौन आंसर हो गया, तो टेस्ला आंसर हो गया। आइए अगले सवाल आते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। आइए, क्या सवाल बोल रहा है कि एक, बोल रहा है कि एक माइक्रो एम्पियर प्रवाह का तात्पर्य, एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 के पावर 12 होता है। क्या होता है, 10 के पावर 12, 10 के पावर 12, तो कुछ 6.25 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होता है, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होता है। आइए अगले सवाल आते हैं कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो प्रकाश विद्युत सेल जो है ना, ये आपको ये बदलता है बहादुर प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कोई दिक्कत, यह आपसे पूछ जाएगा कि विद्युत सेल, क्या पूछ देगा, विद्युत सेल, अगर विद्युत सेल के बारे में पूछ देगा, विद्युत सेल तो क्या लिख सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। या आपसे बोल देगा कि विद्युत बल्ब अगर आप बोल देंगे विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब क्या करेगा बहादुर, विद्युत बल्ब क्या करेगा, तो ये आपको विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ये आपसे पूछ जाएगा कि सौर सेल, सौर सेल क्या है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल, है ना, सौर सेल। कोई दिक्कत, आइए अगले सवाल की हम लोग आते हैं। देखिए डिस्कशन हम लोग जितना मंथन करेंगे सवाल का वही अच्छा है, क्योंकि आपको याद करने में, या सवाल एक टॉपिक से सवाल ढेर सा सवाल यहाँ पर कवर हो रहा है, तो डिस्कशन को लिखते हुए चलिएगा, अच्छे से समझिएगा। आइए, बहुत अच्छे सवाल है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो लोहे का जंग लगना आप लोग बचपन से जानते होंगे बहादुर लोग कि रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन कहते किसको है बहादुर लोग, बताइए। तो जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को तो बोलते हैं जी, उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन हो जाता है ना। या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में वियोजित होकर, मतलब मिलकर वियोजित होकर उसका गुण बदल जाता है, तो उसी को तो बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। दो लैंग्वेज आपको बता दिए, कितने लैंग्वेज बता दिए, दो लैंग्वेज बता दिए, है ना। इसका उदाहरण के बारे में बात करेंगे, जैसे लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना। दूध फट जाएगा तो कभी दही बनेगा, दूध फट गया तो कब फिर से दूध बन सकता है, नहीं बन सकता है। अगर अगरबत्ती जल गया तो फिर दोबारा अगरबत्ती बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा परिवर्तन जो बदल जाता है फिर पुनः वापस नहीं होता है, माने क्रिया होने के बाद एक नया परिवर्तन हो जाता है, नया प्रकार बन जाते हैं। समझ में आ गया हद तक ना। आइए सवाल नंबर 9, सवाल नंबर क्या बोलता है कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, एल्केन का रासायनिक सूत्र। तो एल्केन का रासायनिक होता है CnH2n+2, CnH2n+2, है ना, एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग, एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है। अब अगर आपसे तो कहता है कि एल्किन, क्या चीज, एल्किन, एल्किन के अगर बारे में अगर बात कर देगा तो एल्किन, ये तो एल्कन हो गया, ये एल्किन की अगर बात करेगा तो सी एन लिखा है, CnH2n, कोई दिक्कत, H2n। ये आपको एल्काइन बोल देगा तो बहादुर लोग, एल्काइन अगर बोल देगा तो CnH2n,
H2n-2 है ना। ये आपको बोल सकते हैं बात हो कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन इत्यादि एल्केन ग्रुप का सदस्य है। एल्केन ग्रुप का जो सदस्य पूछ देगा कि एल्केन ग्रुप का कौन कौन सदस्य है, किसका बहादुर लोग, एल्केन, एल्केन ग्रुप का सदस्य, एल्केन ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का सदस्य। तो आप बोल सकते हैं बहादुर लोग मीथेन, मीथेन, मीथेन के बाद इथेन, इथेन लिखा हुआ है, मीथेन, इथेन, मीथेन, इथेन, और बहादुर बोल सकते हैं प्रोपेन, प्रोपेन। ये पूरा का पूरा किसका है, तो एल एल्केन ग्रुप का सदस्य, तीनों के तीनों, है ना बहादुर, सब याद रखना है, कोई दिक्कत। आइए अगले सवाल को हम लोग आते हैं, समझते हैं। सवाल बोल रहा है कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा, इसके बारे में सवाल कर दिया। तो क्या हो सकता है बहादुर लोग, तो विचार विमर्श कीजिए, कोई बताइए। इसका हम लोग आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। क्या लगाएंगे, डी फॉर डॉग। देखिए क्या लिखा गया है इसे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ना। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए क्या बोल रहा है। सवाल क्या था, थोड़ा नीचे कर लीजिए। सवाल बोल रहा है कि जब जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा। तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघलती है, पिघलती हुई अवस्था में विद्युत के एक सुचालक होता है। विद्युत क्या होता है, सुचालक। फ्लोरीन सबसे फ्लोरीन के अगर बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, फ्लोरीन के बारे में अगर बात करेंगे, फ्लोरीन के फ्लोरीन के बारे में अगर बात करेंगे बहादुर लोग, तो सबसे प्रतिक्रियाशील रासायनिक तत्व है। सबसे प्रतिक्रियाशील क्या चीज, प्रतिक्रियाशील रासायनिक तत्व है। रासायनिक, रासायनिक क्या है बहादुर लोग, तो तत्व है ना। अगर हैलोजन के बारे में बात करते हैं, यहीं पर लिख लीजिए। अगर हैलोजन के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, हैलोजन, हैलोजन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो हैलोजन जो आपका है, हैलोजन तत्वों का सबसे हल्का सदस्य होता है। क्या होता है, कि तत्वों का सबसे हल्का सदस्य होता है। क्या होता है, हल्का सदस्य होता है। अगर ये आपको फ्लोरीन का सबसे अधिक विद्युत चुम्बकीय तत्व है, विद्युतीय तत्व है। फ्लोरीन का सबसे अधिक विद्युतीय तत्व है ना। इसके बारे में पॉइंट का थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। आइए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। सवाल बोल रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज बहादुर, तो जेड चैडविन के द्वारा किया गया था, जेम्स चैडविन के द्वारा। कब किया गया था, 1931 में किया गया था। 1931 में चैडविन के द्वारा किया गया था। कोई दिक्कत बहादुर, चैडविन के द्वारा किया गया था। और पॉइंट देखते हैं। न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन के बारे में बात कर देगा कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविन कर दिए। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है। न्यूट्रॉन जो है बहादुर, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन क्या है, एक आवेश रहित, आवेश रहित, आवेश रहित मूलभूत कण है, मूलभूत कण है। कोई दिक्कत है बहादुर। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन जो है, तो परमाणु के नाभिक में किसके साथ पाया जाता है, तो प्रोटॉन के साथ पाया जाता है। क्या है, टॉपिक लिख लीजिए। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ रहते हैं, है ना। और आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन को दर्शाया जाता है, तो न्यूट्रॉन को एन से दर्शाया जाता है। एन से बहादुर लोग
दर्शाया जाता है, न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। आइए अगली सवाल, इसको लिखते चलिएगा, है ना। अगली सवाल आइए, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग हम जानते हैं बात, वो CO2 से होता है। किससे? CO2 से। CO2 से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। तो आइए इसमें थोड़ा व्याख्या करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग लिखिए, पृथ्वी का वातावरण सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है। इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी का जो वातावरण है सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है। उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसको लिख लीजिए बाद में कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग में क्या लिख सकते हैं कि पृथ्वी का वातावरण सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, है ना। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैस की एक परत होती है। ये भी एक बात को जानते हैं। एक सेकेंड रुकेंगे, सर्दी हो गया है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिखिए। क्या लिखेंगे कि गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ग्रीन हाउस में कौन कौन प्रभावित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भरपूर मात्रा में है। मीथेन, ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, है मीथेन, नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड ड है। ये तीनों ग्रीन हाउस में मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है ना। सबसे ज़्यादा कौन है बहादुर लोग? कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अगली सवाल आते हैं, सवाल नंबर 13 बोलता है COOH में एक कार्यात्मक ग्रुप, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या है बहादुर लोग? तो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड है बहादुर लोग, कोई दिक्कत? कार्बोलिक एसिड हमें होते हैं, ग्रुप है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, थोड़ा आगे देखते हैं। इनमें से तरल तत्व कौन सा है? तो देखो, इनमें से मतलब चारों में से तरल तत्व कौन है? तरल अवस्था में है बहादुर। तो तरल अवस्था में जो है ना वो है, आपको क्यों बताइए थोड़ा सा। तो तरल अवस्था में पारा है। क्या है? पारा। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? तो पारा है बहादुर। पारा को Hg से दर्शाया जाता है। पारा जो है, तो पारा क्या से दर्शाते हैं? तो Hg से दर्शाते हैं बहादुर। ये बात क्या भी जानते हैं, है ना। और जस्ता तांबा तत्व है। देखिए, इस तरल तत्व में ये हो गया पारा, जबकि जस्ता और तांबा जी का है सिर्फ तत्व है ना। तांबा एक अन्य तन्य धातु है। लिख लीजिए बहादुर लोग, तांबा में थोड़ा सा लिखेंगे। तांबा में क्या लिखेंगे कि तांबा एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। तांबा में तो भाई इलेक्ट्रिक बहुत फास्ट जाता है ना, चांदी के मुताबिक भी। सबसे ज़्यादा चांदी में आता है, लेकिन तांबा में भी हो जाता है। तांबा का तार हम यूज करते हैं ना, इसमें लिख लीजिए पॉइंट क्या लिखवा रहे थे कि तांबा एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। कोई दिक्कत? अगली पॉइंट आते हैं 15। बोल रहा है 15 कि निम्न में से हीरा क्या है? तो हीरा एक प्रकार के बहादुर तत्व है। हीरा क्या है? तो हीरा तत्व है। हीरा तत्व है। आइए इसके बारे में पूरा व्याख्या करते हैं। हीरा कार्बन तत्व का एक अपरूप है। हीरा जो है तो कार्बन तत्व का क्या है? अपरूप है। कार्बन का रासायनिक सूत्र जानते हैं? क्या रासायनिक सूत्र है? कार्बन का रासायनिक सूत्र C होता है। क्या होता है? C होता है। C खाली घेरा नहीं, कार्बन सूत्र क्या होता है? C होता है। कोई दिक्कत? हीरा का बस यहीं तक लिखेंगे, ठीक है ना। इसको समझ में आ गया हीरा क्या है, समझ में आ गया यहाँ तक ना। आगे चलिए, अगली सवाल बहुत मस्त है। क्या बोल रहा है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब बढ़ेगा कि घटेगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या बढ़े तथा घटे दोनों होगा?
तो इसका आंसर लगाएंगे बहादुर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो बढ़ता है। फिर सवाल सुन लीजिए कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर क्या होगा, तो बढ़ता है ना। ताप किसी वस्तु की उष्णता की माप है। ये जानते हैं कि ताप क्या है, तो उष्णता क्या है, या ऊष्मा की मापन है बहादुर, जानते हैं आप अच्छे से, है ना। तो आगे आइए, ये बढ़ गया, अब आगे आइए सवाल नंबर 17। सवाल 17 क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। 8 को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है बाद निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निष्क्रिय गैस कहा जाता है। कोई दिक्कत बहादुर लो, आ जाइए। निष्क्रिय गैस कहा जाता है। तो निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस ऐसे रासायनिक तत्व है जो साधारण परिस्थितियों में बिना किसी रंग, गंध या स्वाद के गैसीय रूप में रहते हैं। निष्क्रिय जो गैस है ना, निष्क्रिय गैस या इसी को बोलते हैं बहादुर नोबेल गैस। नोबेल गैस है ना, जो साधारण परिस्थिति में बिना रंग के, बिना गंध के और बिना स्वाद को गैसीय रूप में रहते हैं, मतलब पता भी नहीं चलता है। ये आवर्त सारणी में शून्य वर्ग या 18वें समूह के मूल तत्व है। शून्य वर्ग या 18वें, इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जानते हैं कि नियोन, जैसे हम लोग जैसे नियोन को हीलियम को क्या दर्शाते हैं, हीलियम को कोई बताइए, हीलियम को क्या दर्शाते हैं, बताइए। देखते चारों पूछते हैं, कमेंट करके बताइए आप। ये हीलियम, नियोन, आर्गन, देखते हैं बताना है, क्रिप्टॉन, देखते हैं कौन कौन बताते हैं। जीनोन, जीनोन, देखते हैं आप लोग कौन कौन बताते हैं सबका नाम। जीनोन या रेजॉन या बहादुर लोग का चीज रेजॉन, देखते हैं कौन कौन बताते हैं इसका सबका संकेत बताइए, संकेत। जैसे मान लीजिए कि आर्गन है, आर्गन के AR लिखते हैं, वैसे आप सभी को बताइए क्या होता है इसमें, है ना। ये जो सब लिखे हैं ना, सब निष्क्रिय तत्व है। क्या है, निष्क्रिय, कोई दिक्कत, निष्क्रिय सब है ना। सभी तत्व रासायनिक रूप से क्या है, निष्क्रिय है, चारों पांचों। सबको संकेत बताइए। यहाँ पूछा कि निष्क्रिय तत्व कौन है, तो यहाँ पर हम लोग इसका व्याख्या कर दिए। आइए इसको स्क्रीनशॉट लगाइए और बताइए बारी बारी से। अगले सवाल क्या कह रहा है कि मेढक गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है। मतलब मेढक है, गतिशील कीड़ों के बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है, क्योंकि कारण क्या है पकड़ने का भाई, एक सेकेंड बताइए, इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्या बोल रहा है कि मेढक गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है, क्योंकि बहादुर उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने, जो जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है। देखिए ध्यान से, इसका आंसर कौन होगा, तो आंसर बी फॉर बॉल हो गया। बी फॉर बॉल कैसे पढ़िए, बी फॉर बॉल कैसे पढ़िए। क्या बोल रहा है बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल बोल रहा है कि क्यों पकड़ लेता है, पकड़ने का कारण है ना कि मेढक की गतिशील कीड़ों का पकड़ लेता है क्योंकि उसकी गीली चिपचिली जीभ सामने जुड़ी होती है, सामने रहता है जुड़ा ऐसे, और पीछे से स्वतंत्र रहता है। मतलब आगे जो रहता है पीछे स्वतंत्र है, मैंने कितना जल्दी लंबा आगे की ओर खींच सकता है, लंबे आगे की ओर फास्ट बिक सकता है। जैसे हम लोग बिकेंगे ना आगे की ओर तो थोड़ा सा पीछे वाला घिसता है, आप अपने से बिक के देखिए, है ना। लेकिन जिसको आगे जुड़ा हुआ रहता है, सामने जुड़ा हुआ रहता है, पीछे खुला रहता है, तो वो आसानी से लंबा दूर सफर कर सकता है ना। आपसे पूछ देगा कि मेढक जो है से कौन सा वर्ग के अंतर्गत आता है,
तो मेढक बहादुर एम्फीबिया वर्ग का आता है, एम्फीबिया वर्ग में आता है। किस में आता है? तो एमिफीबिया, एमिफीबिया, एमिफीबिया वर्ग में आता है, एमिफीबिया वर्ग में आता है। कोई दिक्कत? इस वर्ग के प्राणी श्वसन क्लोमो तत्वों या फेफड़ों से द्वारा लेते हैं। एम्फीबिया जो है ना, एम्फीबिया, एम्फीबिया में जो भी व्यक्ति आएंगे श्वसन जानते हैं क्या से लेते हैं? श्वसन एम्फीबिया में जो भी व्यक्ति आएंगे श्वसन जो होता है तो क्लोमो त्वचा एवं फेफड़ों से लेते हैं, फेफड़ों द्वारा श्वसन लेते हैं एम्फीबिया में। तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक सवाल। आगे चलते सवाल नंबर 19। अंतः कोशिका पाचन से संबंधित कोशिकाएं, कोशिकीय संरचना कौन चारों में से है बहादुर कि अंतः कोशिकीय पाचन से संबंधित है? जो कोशिकीय संरचना है ना, तो इसका है लाइसोसोम है। कौन है? तो लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोम। इसके बाद देख लीजिए बहादुर लोग, लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसा संरचना होता है। कैसा होता है? तो इकहरी झिल्ली से, सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से संरचना होती है ना। इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है ना, जानते हैं? बाहरी पदार्थों का भक्षण तथा पाचन करना। लाइसोसोम का काम क्या है? तो बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं क्या करने के लिए? पाचन करने के लिए काम है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या शक्ति केंद्र कहा जाता है। जानते हैं इसके बारे में? इसके बारे में आप जानते हैं बहादुर लोग? इसके बारे में क्या बोलते हैं कि कोशिका का पावर हाउस या कोशिका की शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। कोई दिक्कत? सर्दी तबाह के निकले हैं। इस सवाल बहुत मस्त है। केचुआ और बिच्छे में समान रूप से विद्यमान है। केचुआ और बिच्छे में क्या होता है? बिच्छे में क्या विद्यमान होता है बहादुर लोग? तो इसका बता दीजिए। तो संखंडन शरीर, संखंडन, संखंड शरीर क्या विद्यमान होता है? तो संखंड शरीर। क्या संखंड शरीर है बहादुर? देखिए, केचुआ, जोग, नेरिस आदि कौन सा ग्रुप के है? कैसे पूछ देगा? एक मिनट, आपसे सवाल पूछ देगा कि केचुआ, केचुआ, केचुआ के बाद क्या चीज लिख सकते हैं? तो जोंक, जोंक या बहादुर नेरिस, ये सब का सब जानते कौन ग्रुप के है? ये सब ये तो एनिलिन, एनिलिंग ग्रुप के, एनिलिंग, एनिलिंग ग्रुप के है ना, एनिलिंग ग्रुप के प्राणी होते हैं, है ना। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। इस बात को आप जानते हैं, है ना। इसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। केचुआ में जो है केचुआ के जीव द्रव में जो है ना, जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। इस बात को आप जानते हैं। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, अभी आपको पता है ना। आगे सवाल आइए। बोल रहा है कि पुष्प क्रम जो पूर्ण रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है, तो वो है क्या? फिर से देखिए, पुष्प क्रम जो पूर्ण रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है, तो वह है क्या बहादुर लोग? है ना। तो हाइपोथोडियम, हाइपोथोडियम। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बिफोर बॉल, बिफोर बॉल, बिफोर बॉल, है ना। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन कहलाता है या बोलते हैं कि एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? पुष्पों का अध्ययन है ना। जायांग पुष्प का रासायनिक मादा भाग है। जायांग जो होता है ना पुष्प का, इसको लिख लीजिए। कुछ फैक्ट आपको दे रहा है, डिस्कशन में दे रहे थे, लिख लीजिए इसका क्या है। पहली पॉइंट, पहली पॉइंट क्या है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, लॉजी लिखा हुआ है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, है ना। यहाँ से पूछ देगा कि जयांग, जयांग पुष्प का वास्तविक
मादा भाग है। जांग जो है ना, ये पुष्प का वास्तविक कौन सा भाग है तो मादा भाग है ना, कोई दिक्कत। या जांग यह पुष्प का चौथा और सबसे तीसरी भीतरी चक्र होता है, सबसे भीतरी चक्र होता है जांग, है ना, पुष्प का चौथा 4 लेयर या भीतरी जांग होता है। आगे ये डीएनए में पाई जाती है। और डीएनए में क्या पाया जाता है बहादुर, तो पेंटोस शर्करा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शर्करा तो पाया जाता है, लेकिन कौन शर्करा पाया जाता है, तो पेंटोस शर्करा पाए जाते हैं, है ना। तो अब डीएनए है क्या, तो हम आपको पहले पहला होमवर्क है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, अब सभी लोग क्या कीजिए, कमेंट करके बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म होता क्या है है ना। पहली सवाल है। दूसरी सवाल है बहादुर, या इसके डीएनए इसके अंदर क्या होता है, केंद्र के अंदर गढ़ा अर्ध तरल द्रव भरा रहता है, जो केंद्र द्रव्यमान कहलाता है। डीएनए के अंदर होता है ना, क्या बोल रहे हैं, केंद्र के अंदर गढ़ा अर्ध तरल भाग द्रव भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव कहलाते हैं। कोई दिक्कत। यह आपको डीएनए का फुल फॉर्म के बारे में पूछता है कि पुरुष में, या अलग अलग संख्या में पूछता है। संख्या हालांकि नहीं यहाँ बात करता है, आपका एग्जाम तो संख्या के बारे में बात नहीं करता है। आगे पढ़िएगा तो आगे बात करेगा, इसको यहीं तक छोड़ते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म आप कमेंट कीजिए। आगे देखिए, वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को कहते हैं। जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को कहते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जानते हैं कौन किया था, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1868 में किया गया था। और कौन किया था, तो रिटर महोदय के द्वारा। किसके द्वारा, रिटर महोदय। इसको लिखने का मतलब समझ में आ रहा है, बहुत भी आया है, चलते हैं लिखा गया, रिटर महोदय के द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। कोई दिक्कत है बहादुर लोग। और विस्तृत इस रूप से इसका अध्ययन, इसका विस्तृत रूप से अगर अध्ययन करते हैं, विस्तृत रूप से अगर इसका अध्ययन के बारे में बात करते हैं, तो कौन किए थे जानते हैं, परिस्थितिकी को विस्तृत रूप से अध्ययन जानते कौन किया था, वो किए थे आर्नेस्ट हैकल के द्वारा। पहला प्रयोग बहादुर किसी और के द्वारा किया गया 1868 में, लेकिन विस्तृत रूप से अध्ययन किसके द्वारा किया गया, आर्नेस्ट हैकल के द्वारा अध्ययन किया, परिस्थितिकी का अध्ययन किया गया। कोई दिक्कत। सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 24। जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, तो चारों में से कौन हो जाएगा बहादुर लोग, टेस्टोस्टेरोन। कोई दिक्कत। टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो बहादुर लोग नर के बारे में बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो पॉइंट थोड़ा सा इसका हम पढ़ लेते हैं, समझा देते हैं आपको। कोई क्या बोलते थ्योरी या आपको डिस्कशन बताया था बहादुर, कि जो हर माह ऋतुओं के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, वह टेस्टोस्टेरोन है ना। टेस्टोस्टेरोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है ना, किसको प्रेरित करता है, तो यौन आचरण को, यौन संबंधित जो भी है आचरण को प्रेरित करता है ना, आचरण को प्रेरित करता है। हाँ, अगर इसके बारे में, अगर उपरला के बारे में अगर बात करते हैं, प्रोजेस्टेरोन के बारे में अगर बात करते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में प्रयोग करता है। ये जो है ना, ये स्तन को वृद्धि करने में प्रयोग करता है, ये प्रोजेस्टेरोन। तो किसका सहयोग लेकर, तो सहयोग अगर लेकर बात करते हैं,
सहयोग लेता है, इससे सहयोग लेता है। क्या लिख रहे हैं बहादुर, देख लीजिए। इसे सहयोग करके स्तन, महिलाओं को स्तन को वृद्धि करने में प्रयोग करता है। कोई दिक्कत? आगे आइए सवाल को। सवाल आज का आपका लास्ट है, क्योंकि हम बोले हैं कि डेली 25 सवाल आएंगे। अब सवाल नंबर लास्ट को, इसको डिस्कशन देखिए। क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन पानी से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है बहादुर? प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ऑक्सीजन आता है CO2 से। कहाँ से? तो जल से। CO2 से, जो O2 जो है ना, वो ऑक्सीजन है ना। तो यहाँ तक हो गया। इसमें डिस्कशन देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन पानी से प्राप्त होती है। क्लोरोफिल पौधों के हरे पत्तियों से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल भी चाहिए ना, तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो पौधे के हरे पत्तियों से प्राप्त होते हैं। क्लोरोफिल के केंद्र में Mg अणु होता है। Mg अणु मतलब, Mg का मतलब क्या चीज, तो बताइए। केमिस्ट्री में Mg का मतलब क्या होता है? अगली पॉइंट अगर बात करते हैं कि क्लोरोफिल प्रकाश से बैंगनी, नीला एवं लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल प्रकाश से, फिर सुन लीजिए, क्लोरोफिल प्रकाश से बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। तो पूरा का पूरा फुल्ली हम लोग 2500 सवाल पर डिस्कशन कर दिए बहादुर लोग। अब जो सवाल का डिस्कशन किया गया, सवाल को बारी बारी से लिखेंगे और आप क्या करेंगे, अगले दिन हम लोग क्यूज करेंगे। कोई दिक्कत? तो ऐसे डेली बेस पे आपको 25 सवाल चलेगा और सवाल बढ़ाते रहेंगे। डिस्कशन आज पहला दिन था तो थोड़ा कम किए, डिस्कशन भी बढ़ाते रहेंगे, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।